हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके इस नए से चैप्टर नंबर 2 में। आप सभी को मैंने पहला लेक्चर पढ़ा दिया था और पहला चैप्टर भी उसको आप लोगों ने देखा होगा और आई होप डेट आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने वाले अपने चैप्टर नंबर 2 के बारे में। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द मैटर। मैटर मतलब बोले तो द्रव्य। अभी कितने लोगों को जानते हो बेटा, द्रव्य और द्रव में डिफरेंट में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक्स लेके आपको इजी टू मॉडरेट लेवल तक जीरो से हीरो बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप लोग बस बेसब्री से हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, देखिए अभी आप क्या करो, जितना आपको पढ़ाया जाता है सीरियल वाइज आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, धैर्य रख के पढ़ाई करो। आगे चल के मैं आप लोगों को वो कंटेंट देने वाला हूँ। कंटेंट बोले तो आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी जो आप एग्जाम को फोड़ करके आओगे। ठीक है, पिछले कई सालों से एंट्रेंस वालों बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं उन सभी को अच्छे तरीके से पता है, आपको देना क्या है वो सभी हमें पता है। तो चलिए विदाउट डिले शुरू करते हैं अपने इस नए से बेहतरीन से चैप्टर को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर। ठीक है, मैटर बोले तो द्रव्य। ठीक है ना, चलो आज अब हम लोग शुरू कर देते हैं भाई। द्रव्य के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो द्रव्य के बारे में पढ़ने से पहले मैं फिर से आप लोगों को एक बार बताना चाहूंगा कि अभी आप लोगों का जो बैच चल रहा है वो चैंपियन बैच चल रहा है। और इस चैंपियन बैच में आप लोगों को हर एक पीडीएफ, हर एक नोट्स आपके एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दी जाएगी जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है। आपके पीडीएफ के चार्ज ओनली 99 रुपीज है। अब आप सोच रहे होगे सर ये 99 रुपीज में आपने बैच क्यों रखा, बाकी सारी जितनी भी कोचिंगे हैं जो भी पढ़ा रहे हैं उनके बैच आपके 500 600 जो भी होंगे, लेकिन आपने 99। मैं बेटा आपको केवल पीडीएफ का चार्ज मांग रहा हूं। ठीक है, बाकी आपके टोटली वीडियो जो होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। ठीक है ना, तो चलो ये चीज मैंने आपको बता दिया। अभी शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, शुरू करेंगे। तो चैंपियन बैच हमारा जो है ना, हमारा मोटिव ये है। देखो भाई, एक लक्ष्य हमारा है और वो भी आपको सरकारी कॉलेज दिलाने का। ठीक है, गारंटी के साथ आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा सर? पहली बात तो आपको यहाँ अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, हर एक टॉपिक क्लियर होगा। दूसरी बात आती है काउंसलिंग। जब आप काउंसलिंग में गलती करते हो तो आपके अच्छे खासे नंबर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं दिला पाते हैं, और वो भी जिम्मेदारी लेते हैं हम सब। ठीक है, तो बेहिचक, बिना हिजिटेशन के आप लोग आराम से पढ़ते रहिए और इस बैच के साथ जुड़िए। अपने दोस्तों सभी को बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चैंपियन बैच के साथ शुरू करते हैं इस बेहतरीन से टॉपिक को। मैटर, पदार्थ क्या होता है, चैप्टर नंबर 2, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शंस हैं, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, देखो भाई, हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड बोले तो क्या, यूनिवर्स है। ठीक है, जो हमारा यूनिवर्स है वो किससे मिलकर बना है? दो अवयवों से मिलकर के बना हुआ है। किससे? दो एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, द्रव्य और ऊर्जा। क्या? द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य जो हमारा होता है इसको मैटर बोलते हैं। देखो जो हमारा द्रव्य होता है ना, इसको हम लोग मैटर बोलते हैं, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया। और एक होता है द्रव। ध्यान देना, द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। ये जो है ये द्रव है। द्रव मतलब बोले तो लिक्विड होता है। क्या होता है भाई? लिक्विड होता है। और ये क्या है? ये मैटर है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, क्या है? कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। चलो, तो ब्रह्मांड हमारा जो है, यानी जो हमारा यूनिवर्स है, ये क्या है भाई? ये दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, एनर्जी और मैटर। ठीक है, वे सभी वस्तुएं जो कुछ स्थान गिरती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैटर यानी द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? बताओ, क्या बोलोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हमारा जो पदार्थ है वो किसे बोलेंगे, तो किसे बोलेंगे भाई? आपको एक चीज बताता हूं। देखो, ये हमारा मार्कर है। अभी मैंने इसको मार्कर बोले नहीं, ये हमारा रिमोट है। अभी देखो मैं इसको हाथ पे रखा, हाथ पे रखने पे इसका कुछ तो अपना वेट होगा, कुछ स्पेस तो कवर कर रहा है मेरे हाथ पे, लिया कि नहीं? अभी इसके स्पेस पे कुछ और रख सकते हैं? नहीं रख सकते। कुछ स्पेस कवर करेगा, इसका कुछ अपना भार होगा, कुछ स्थान घेर रहा होगा। ये हमारा कहलाता है मैटर। अभी समझे क्या?
जो भी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं कुछ अपना स्थान ऑक्युपाई करती हूं, जिनका खुद का अपना वेट होता हो, वो हमें क्या कहलाती हैं, और जिनका हम लोग क्या कर सके भाई, अपनी सेंस द्वारा क्या कर सके, उनके बारे में जान सके, वह हमारे मैटर कहलाते हैं, मतलब द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, तो अपनी ह्यूमन सेंस द्वारा जितनी भी चीजों को, अपनी ह्यूमन सेंस द्वारा हम लोग क्या कर सके भाई, जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में जान सके। ठीक है, और वो कुछ क्या करते हो भाई, स्थान को ऑक्युपाई करते हो, जिनका कुछ वेट होता हो, वो हमारा क्या कहलाएगा भाई, वो हमारा मैटर कहलाएगा। ठीक है ना, आ जाओ। तो मैटर क्या होता है भाई, आपको मैंने बता दिया, आप लोग उसको लर्न कर लेना। ठीक है, द्रव्य क्या होता है आपको मैंने बता दिया। चलो अभी आगे पढ़ते हैं, अभी तो ये कुछ नहीं था, अभी आगे पढ़ो, आ जाओ। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है सर, देखो किसी भी कार्य को करने की जो इफिशियंसी होती, इफिशियंसी बोले तो क्या भाई, किसी भी कार्य करने की इफिशियंसी मतलब क्षमता या एबिलिटी बोले, तो द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, उसको हम लोग ऊर्जा बोलेंगे। तो किसी भी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोला जाता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक कार्य हो रहा है, लेकिन इस पढ़ाने में क्या हो रही है, हमारी एनर्जी जो है वो खत्म हो रही है ना। तो कार्य करने के लिए मेरे पास जो एनर्जी है, जो एबिलिटी है, जो एफिशिएंसी है, वो हमारा क्या कहलाएगा, एनर्जी कहलाएगा। ठीक है ना, चलो। ऊर्जा को न तो, ऊर्जा का ना तो कोई भार होता है और ना ही आकार होता है। ठीक है देखो, ऊर्जा का ना तो कोई भार होता है और ना ही कोई आकार होता है। एनर्जी को आप बताना, ध्यान से सुनना, अभी मैं बोल रहा हूं तो क्या निकल रहा है, साउंड एनर्जी निकल रहा है। आपको दिखाई दे रहा है क्या, किस शेप का है, किस साइज का है, नहीं ना। क्या उसका कोई वेट होगा, नहीं होता है। सन से जो लाइट निकल के आती है उसका कोई वेट होता है क्या, उसका कोई शेप एंड साइज होता है क्या, कि नहीं रेक्टेंगुलर होगा, ट्रेंगुलर होगा, सर्किल आकार का होगा, होता है क्या, ऐसा नहीं होता है ना। तो जो एनर्जी होती है उसका ना ही कोई वेट होता है और ना ही उसका कोई क्या होता है भाई, शेप एंड साइज होता है। ठीक है, आ जाओ। यदि ऊर्जा का जो प्रभाव है वो हम अनुभव करते हैं अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा। किसके द्वारा, हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्ञान इंद्रियों द्वारा अपने क्या करते हैं भाई, इसके इफेक्ट को जानते हैं। जैसे देखो, प्रकाश से निकलने वाली ऊर्जा, ऊर्जा जो प्रकाश से निकल रही है, सूर्य से निकल रही है, वो क्या हो रही है, जैसे हमने सोलर पैनल लगाया, सोलर पैनल से एनर्जी में कन्वर्ट हुई, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसका कुछ इफेक्ट हुआ ना, कुछ प्रभाव देखने को मिला, मिला कि नहीं मिला, बताओ। फसल खेत में होती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वो और अच्छे से ग्रो करता है, तो कुछ इफेक्ट देखने को मिला। तो ऊर्जा के कुछ प्रभाव को भी हम लोग क्या करते हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों, अपने सेंस द्वारा अनुभव करते हैं। ठीक है ना, आ जाओ। देखो, प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत, ध्वनि, ये सभी क्या है, ऊर्जा के अलग अलग फॉर्म है। लाइट हो गया, हीट हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, साउंड हो गया, ये सभी क्या है, अलग अलग फॉर्म्स हैं, किसके, एनर्जी के। ठीक है, द्रव्यमान तथा ऊर्जा में एक रिलेशन बताया गया। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, द्रव्यमान तथा ऊर्जा में एक रिलेशन बताया गया, किसके द्वारा भाई, आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा। और उन्होंने कहा यदि द्रव्य नष्ट होता है तब उसकी, उसी के समतुल्य इक्विवेलेंट ऊर्जा निर्मुक्त होती है। नहीं समझे, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो मेरी एनर्जी जितनी खत्म हो रही है बोलने में, उतना ही कार्य भी हो रहा है। क्या, उतना ही कार्य भी हो रहा है। या कोई जब द्रव्य यानी कोई पदार्थ जब नष्ट हो रहा होता है, तो जितनी मात्रा में वो नष्ट होगा उसी के इक्विवेलेंट वो एनर्जी भी रिलीज करेगा। क्या करेगा, एनर्जी भी रिलीज करेगा, एनर्जी को निकालेगा। अभी समझे, जैसे आपके पास मैंने क्या किया, 1 kg, 1 लीटर मान लो ना, देखो 1 लीटर मैंने आपके पास क्या किया, 1 लीटर मैंने आपके पास क्या किया भाई, पेट्रोल दिया। क्या, पेट्रोल। अभी इसको जब आप बर्न करोगे ना, तो जितना पेट्रोल था उसी के इक्विवेलेंट वो एनर्जी भी रिलीज करेगा। यानी कौन सी एनर्जी, अब पेट्रोल जलेगा भाई, तो जलने में उसको कौन कौन सी एनर्जी मिलेगी, पहला तो लाइट देगा, पता है कि नहीं, जलेगा तो लाइट आएगा, दूसरा हीट भी तो देगा, बोलो देगा कि नहीं देगा, तो लाइट और हीट एनर्जी दोनों वो देगा। ठीक है, तो जितनी भी मात्रा में आपका जो द्रव्य होगा नष्ट होगा, उसी के इक्विवेलेंट क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। समझ में आया। तो आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया,
और उस समीकरण में जो है द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध दर्शाने के लिए जो समीकरण है ठीक है, वो समीकरण क्या है बेटा, E बराबर एम सी स्क्वायर है। क्या है, ध्यान से सुनना, E बराबर हमारा क्या है, एम सी स्क्वायर। चलो, E बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है। सर यहाँ पे M और C क्या है, सर यहाँ पे M और C हमारा क्या है बताइएगा। देखो भाई, E बराबर एम सी स्क्वायर हमारा ये होता है किसका, ये आइंस्टीन इक्वेशन है। इससे ये किया जाता है क्या, कि आप किसी भी ऊर्जा को द्रव्यमान और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हो। ठीक है, जहां पे आपका E जो है वो एनर्जी है। क्या है, E हमारा जो है वो एनर्जी है। ध्यान से सुनना, E हमारा क्या है, ये आपका एनर्जी है। ठीक है, E हमारा क्या है, एनर्जी। ठीक है, यम क्या है, ये आपका मास है। यम क्या है भाई, मास। मास बोले तो द्रव्यमान। सी क्या है, प्रकाश का चाल है। क्या है, प्रकाश का चाल। ठीक है, प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या है, 3 × 10⁸ तीन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश का चाल होता है। क्या होता है, ये प्रकाश का चाल होता है। ये आपका पहले से फिक्स्ड है। यानी अगर आपको किसी की एनर्जी निकालनी हो तो उसका मास पता होना चाहिए, एनर्जी निकल जाएगा। या एनर्जी उसका अगर आपको पता है तो उसका आप मास निकाल लोगे। एक चीज आपका ये तो फिक्स है, समझ गए। ये आपका आइंस्टीन इक्वेशन होता है। क्या होता है, आइंस्टीन इक्वेशन होता है। आ जाओ, द्रव्य की अवस्थाएं। क्या भाई, द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, वो भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। द्रव्य निम्नलिखित भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन से, सबसे पहले ठोस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, ठोस की बात करते हैं, सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। सॉलिड स्टेट में क्या होगा, सॉलिड स्टेट में क्या होगा, ध्यान से सुनना, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। क्या, द्रव्य, द्रव्य बोले तो क्या, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, द स्टेट ऑफ मोस्ट, क्या भाई, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच बोथ इट्स शेप। यानी किस में भाई, इन स्टेट, यानी आपका एक जो क्या है भाई, ठोस अवस्था है। ठीक है, उसमें मैटर की जो दो कंडीशंस पाई जाती हैं। क्या, उसका जो शेप होगा और वॉल्यूम होगा वो दोनों फिक्स्ड होगा। क्या, शेप और वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स्ड होगा, उसको बोलेंगे सॉलिड स्टेट। यानी कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका शेप, आकार, वॉल्यूम मतलब आयतन दोनों ही अगर वो निश्चित हैं, बदल नहीं रहे हैं, तो वो आपका सॉलिड स्टेट कहलाएगा, ठोस अवस्था कहलाएगा। बताइए, क्लियर है आप सभी को, क्लियर है कि नहीं। क्या कहलाएगा भाई, सॉलिड स्टेट कहलाएगा, ठोस अवस्था कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ, गंधक। गंधक बोले तो सल्फर सर। क्या होता है, गंधक का मतलब सर ये क्या होता है सर, सल्फर होता है, जिसको एस से प्रेजेंस करते हैं। ठीक है, गंधक का मतलब सल्फर होता है। ठीक है ना। चलो, तो क्या है, लोहा, लकड़ी, पत्थर, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं ठोस। जितनी भी देखो भाई जिसका आपको आयतन और आकार ना बदला दिखा दीजिए। जैसे आपके मेरे पास अभी ये क्या है, रिमोट है। इस रिमोट को मैंने क्या किया, इस हाथ पे रखा, अभी इस हाथ से उठा करके मैंने इस हाथ पे रख लिया। तो बताना क्या इसके शेप एंड साइज और इसके वॉल्यूम मतलब आयतन में कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आएगा सर। तो जब इसके वॉल्यूम में और इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसको एक जगह से दूसरे जगह प्लेस करने में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सॉलिड स्टेट कहलाएगा। यानी ये किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। समझ गए क्या, समझ गए। तो देखो यहाँ पे बर्फ जो है ना, ये सॉलिड स्टेट में होता है। और सॉलिड स्टेट में होने का मतलब क्या है, कि इसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जिन मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में निग्लिजिबल गैप होगा। क्या, निग्लिजिबल गैप, यानी एक दूसरे से ये बहुत जटिल तरीके से जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बहुत जटिल तरीके से जुड़े होते हैं। ठीक है सर, आ जाओ। अभी आपका ये द्रव अवस्था है। द्रव अवस्था में क्या होगा भाई, द्रव अवस्था वह अवस्था है जिसमें उसकी आयतन तो निश्चित होगी। आयतन बोले तो वॉल्यूम, अभी मैं आपको आयतन बता रहा हूं, ठीक है, वॉल्यूम, लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। देखो, वॉल्यूम का मतलब होता है कि वो कितना है, क्या, कितना है,
मतलब 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर कितना है। वॉल्यूम का मतलब अगर मैं आपको और अच्छे से डिफाइन करना चाहूं तो देखना, जैसे मेरे पास ये कोई कंटेनर है, ठीक है, और ये कंटेनर हमारा क्या है, ध्यान से देखना, कोई कंटेनर है तो 3D में ही होगा भाई, ठीक है, किसमें होगा, 3D में। ध्यान से देखना, ये किसमें है, 3D में। अभी ये 3D में है ना, यानी इस कंटेनर के पास 3 चीजें हैं, क्या भाई, पहला तो इसके पास लंबाई होगा, दूसरा क्या होगा सर, चौड़ाई होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। तीसरा क्या होगा सर, ऊंचाई होगा, हाइट, क्या होगा, ऊंचाई होगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, 3 चीजें इसके पास तो होगी ही। तो अगर जिसमें हम लोग क्या करें, तीनों चीजों को कंसीडर करें, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को कंसीडर किया जाए तो हमारा आयतन निकल के आता है। क्या निकल के आता है, आयतन। अब सोचो कोई लिक्विड है, वो क्या है, कोई लिक्विड है, मान लो 1 लीटर लिक्विड है, तो मैं अगर 2D की बात करूं, 2D 3D समझना यार थोड़ा सा तुम लोग, ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे सब समझोगे। ये 3D डायग्राम है, क्या है 3D डायग्राम, मतलब 3 डायमेंशनल है, जिसके पास 3 एक्सिस होगा, एक्स, वाई और जेड होगा। ध्यान से सुनो, कौन सा, एक्स, वाई और जेड होगा। अगर ये वाई है तो ये एक्स होगा और ये क्या होगा, जेड होगा। तो तीनों एक्सिस में होगा ना। तो अभी क्या है, ये 3D डायग्राम, इसके पास 3 एक्सिस है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है। लेकिन अगर मैं कोई 2D डायग्राम बनाऊं तो इसके पास 2 चीज है, एक तो लंबाई है, दूसरा इसके पास चौड़ाई है। क्या है, चौड़ाई है, 2 ही चीज। तो अभी जो आपका 2D डायग्राम होगा, 2D डायग्राम, वो क्या होगा कि इस 2D डायग्राम पे आप कोई भी लिक्विड नहीं रख सकते हो। क्यों, 2D डायग्राम मतलब बोले तो आप पेज ले लो, एक पेज ले लो, वो पेज क्या होता है 2D डायग्राम, मैं बोलूँ उस पेज पे तुम पानी रख दो, पेज पे पानी रख दो, ऐसे करके नहीं रखना है ना, पेज पे पानी रख दो, रख दोगे, नहीं रख पाओगे। लेकिन अगर मैं यही बोलूं इस बॉटल में पानी रख दो तो रख दोगे, क्योंकि इसके पास क्या है, ये 3D डायग्राम है, इसमें हाइट, उसका चौड़ाई है, इसमें लेंथ भी है, वाइड भी है और हाइट भी है, तीनों चीजें है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें पानी हमारा आ जाएगा। तो वाटर क्या हमारा, वाटर क्या है, वो एक आयतन, उसके पास एक आयतन है। तो अब देखो मैंने आपको बताया कि जो हमारा आयतन हो तो वो तीनों चीजों को कंसीडर करके बनाया जाता है। क्या, तीनों चीजों को कंसीडर करके बनाया जाता है। तो कभी भी आयतन अगर आपको निकालना हो तो समझ लेना कि 3 चीजों को कंसीडर किया है, यानी कोई ऐसा चीज है जो 3 चीजों में वेरी करता है। किसमें किसमें भाई, पहला लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई, 3 चीजों में कंसीडर होगा। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को आप कहीं 2D पे रख के नहीं ले जा पाओगे, उसके लिए 3D चीज होनी चाहिए। कंटेनर हमेशा 3D होता है, जैसे ये रूम है ना 3D है, अंदर से खोखला है 3D है, क्या है 3D है। तो इसमें हम कुछ चीजें रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो पानी हमारा क्या है, पानी हमारा क्या है, वो उसका जो आयतन होगा, पानी का आयतन मतलब बोले तो 1 लीटर, ध्यान से सुनो, 1 लीटर, LTR लिखता हूं ना, देखो 1 लीटर, शॉर्टकट लिखने का भी तरीका सुनो, LTR मतलब लीटर। 1 लीटर मैंने तुमको पानी दिया, क्या दिया भाई, 1 लीटर मैंने तुमको पानी दिया, ध्यान से सुनो, 1 लीटर पानी दिया और मैंने बोला कि इस बॉटल में भरिए, आप इस बॉटल में 1 लीटर पानी भर के आप अपने घर लेते जाइए। और जब आप अपने घर तक ले जाओगे 1 लीटर पानी, तो ऐसा तो नहीं होगा ना ये 1 लीटर बढ़ करके 2 लीटर हो जाएगा या घट करके आधा लीटर, नहीं होगा ना। 1 लीटर पानी आपके पास 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोग वेपराइजेशन, देखो नेचुरल थिंग्स मतलब जो नेचर का टेम्परेचर है उसको नहीं कंसीडर करेंगे, वरना ये थोड़ा थोड़ा वेपर वेपर भी बनेगा ना, बनेगा कि नहीं, तो उसको कंसीडर नहीं करना है। तो क्या होगा भाई, इसमें जो 1 लीटर पानी तुम लिए हो वो 1 लीटर पानी इसमें बना ही रहेगा, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। तो आयतन जब आपका क्या हो भाई, आयतन आपका निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित न हो तो द्रव कहलाएगा। अब पानी क्या होता है, द्रव होता है, पानी द्रव होता है। 1 लीटर पानी इसमें रखा तो 1 लीटर पानी इसमें इसका शेप ले लेगा, ले लेगा कि नहीं। 1 लीटर पानी अगर मैंने ग्लास में रखा तो ग्लास का शेप ले लेगा, लेकिन पानी तो 1 ही लीटर रहेगा ना, ऐसा तो है नहीं घटेगा बढ़ेगा। तो साइज उसका जो शेप है वो बदल रहा है, क्या, शेप अनिश्चित है, लेकिन उसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो आपका क्या है भाई, निश्चित है। वॉल्यूम क्या है हमारा, निश्चित है। तो ध्यान रखना, लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में क्या आएगा भाई, वो आपका निश्चित नहीं होगा, क्या, आपका आकार निश्चित नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, क्या भाई, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं किसका, आकार का, किसका बात कर रहा हूं भाई, आकार का, ठीक है। तो आकार आपका अनिश्चित होगा। अगर मैं यहीं पे बात कर लेता हूं आपसे कि उसका जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो कैसा होगा,
वॉल्यूम कैसा होगा भाई, वॉल्यूम आपका निश्चित होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या होगा भाई, वो आपका निश्चित होगा। चलो आ जाओ। तो आप देखोगे यहाँ पे जो लिक्विड लिया गया है, अभी 1 लीटर समझ लो है ना, तो 1 लीटर क्या होगा, यहाँ से मेरे पास से अब प्रियांशु सर के घर चला जाए, 1 लीटर पानी भर के हम यहाँ से प्रियांशु सर के पास भेज दें, तो 1 लीटर पानी ऐसा तो है नहीं कि 2 लीटर बन जाएगा, नहीं ना। लेकिन प्रियांशु सर अब मान लो अपने घर ले जा करके उसको बाल्टी में रखना चाहे, तो बाल्टी में रखेंगे ना, अनुराग सर मान लो, अनुराग सर ले गए, कोई भी ले जाए, तो क्या होगा, बाल्टी में तो रखेंगे, तो बाल्टी में रखने के बाद उसका शेप तो चेंज होगा, लेकिन वो 1 लीटर पानी 1 से 2 लीटर नहीं होगा, यानी वो उसका आयतन फिक्स रहेगा। ये समझ में आपको आ गया होगा। जैसे जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, पारा, पारा को Hg बोलते हैं, हाइड्रागेरम है, ठीक है, ग्लिसरीन हो गया, ये सारी चीजें आपकी क्या है भाई, ये आपकी लिक्विड स्टेट है। इतना डीप आपको बता दिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। अभी गैसेस स्टेट क्या है, गैसेस स्टेट में क्या होता है कि द्रव्यमान जो आपका द्रव है ना, द्रव की अवस्था में, द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं भाई। आकार और आयतन, हाँ सर, नहीं होते हैं। देखो गैस सिलेंडर जान, एलपीजी गैस जान रहे हो नहीं, जो आपके घरों में खाना बनाने के लिए यूज होता है, एलपीजी, सभी लोग जान रहे हो, एलपीजी जान रहे हो नहीं, बताओ, जान रहे हो ना, घर में जो खाना बनाने के लिए यूज होता है एलपीजी, इस एलपीजी को सिलेंडर में, बॉटल में, किसमें भाई, बॉटल जो हमारा होता है ना, सिलेंडर में जब भरा जाता है तो कंप्रेस्ड करके भरा जाता है, क्या, कंप्रेस्ड करके। और अगर उसी को खोल दिया जाए तो अब मान लो ये रूम है, इस रूम में हमने उस एलपीजी सिलेंडर को लाया और खोल करके इसको लॉक करके चला गया, तो जो उसमें भरा हुआ गैस है, अभी तो सिलेंडर के शेप का था और सिलेंडर के आयतन का था, सिलेंडर के आयतन यानी उसके वॉल्यूम का था, लेकिन जैसे हमने उसको खोल के रूम लॉक किया तो उसका पहली बात तो क्या होगा, उसमें से निकलेगा और पूरे रूम को कवर करेगा, तो यानी वो अपने वॉल्यूम को क्या करेगा, बढ़ा लेगा, वॉल्यूम को क्या करेगा, बढ़ाएगा, यानी उसका आयतन भी बदल रहा है, साथ में इस रूम के आकार को ले लेगा, तो क्या होगा, उसका आकार भी चेंज हो जाएगा। तो गैसेस स्टेट में ना ही उसका वॉल्यूम और ना ही उसका शेप, दोनों ही अनिश्चित होता है, ठीक है, क्या होता है, दोनों ही अनिश्चित होता है चेला, ठीक है। चलो चलिए, समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो इसमें क्या होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स इसके जो होंगे अणु, मॉलिक्यूल्स बोले तो अणु, ठीक है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो इसके अणु होंगे ना, वो क्या होंगे भाई, वो आपके बहुत दूर दूर एक दूसरे के पास आना ही नहीं चाहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं। लेकिन लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल्स थोड़ा पास पास होते हैं, और सॉलिड के केस में बहुत ज्यादा पास होते हैं, डेंस होते हैं, ठीक है ना। चलो जैसे आपका वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया। अभी सर ऑक्सीजन और वायु में अंतर क्या है बताना गुरु। देखो वायु और ऑक्सीजन में जो अंतर होता है वो थोड़ा सा अंतर होता है। ऑक्सीजन जो हमारा होता है वो क्या भाई, ऑक्सीजन जो हमारा होता है वो O2 से मिलकर के बना होता है, मतलब O से, O के 2 मॉलिक्यूल से बनकर के हमारा ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन बनता है। लेकिन जो वायु है यानी एयर, वायु को क्या बोलते हैं, एयर, एयर जो होता है बेटा, ये कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे गैसेस का, ठीक है, बहुत सारे गैसों का ये कॉम्बिनेशन होता है एयर। लेकिन वायु जो है वो केवल ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। अभी क्लियर हो गया होगा आप सभी को, आगे बढ़ा जाए, बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं ना, आ जाओ। चलो गलन क्या होता है, गलन वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव अपनी ठोस अवस्था, क्या भाई, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव अपनी ठोस अवस्था से पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, क्या, द्रव अवस्था में, गलन क्या है, ठोस अवस्था से अपनी पूर्ण रूप से किस में आ जाए, द्रव अवस्था में आ जाए, ठीक है, किस पर, एक निश्चित टेम्परेचर देने पर, क्या, एक निश्चित टेम्परेचर देने पर, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, उसको हम लोग मेल्टिंग यानी गलन बोलेंगे। रुको गुरु समझा रहे हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, गलन बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे,
गलन बोलेंगे। चलो ये तो हो गया, आ जाओ। यह प्रक्रम गलन कहलाता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग गलन बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक कम हो जाता है। यानी अगर मान लो इसको हम पानी है, यहाँ पे बर्फ बर्फ है, बर्फ बर्फ बना हुआ है। अब उस बर्फ को जब हमने फ्रिज में रखा था फ्रीजिंग के लिए ना, तो क्या हुआ था, उसमें मैंने बहुत सारी चीजों को मिला दिया, जैसे चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया, कई सारा चीज मिला करके बर्फ जमा दिया, वाटर को। ठीक है, तो जब वो क्या होगा, अशुद्ध होगा। अशुद्ध मतलब कई सारों का मिक्स होगा, कई सारी चीजों का, तो क्या होगा, उसकी जो गलनांक है कम हो जाएगी। गलनांक कम होने का मतलब कि गलने का जो प्रोसेस है वो धीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द सर्टेन टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस, ठीक है, क्या होता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। किससे भाई? सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में कंप्लीटली चेंज हो जाए एट सर्टेन टेम्परेचर, एक निश्चित ताप पर। तो जिस ताप पर वो चेंज हो जाए कंप्लीटली, क्या भाई, जिस ताप पर वो कंप्लीटली अपने आप को चेंज कर ले, वो कहलाएगा हमारा मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना? चलो आ जाओ। हिमांक क्या होता है सर? अब जिस ताप पर कोई द्रव अपनी ठोस अवस्था में आ जाए, जैसे हमने बर्फ जमा दिया, पानी को बर्फ में जमा दिया, तो जिस टेम्परेचर पर वो जमा होगा, मान लेते हैं -24 डिग्री सेल्सियस पर जम गया। क्या? -24 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या हुआ भाई? जमा। तो -24 डिग्री सेल्सियस ही हमारा क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। हिमांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। यानी फ्रीजिंग पॉइंट एक तरीके से बोल सकते हैं। क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। तो वह ताप जिस पर कोई द्रव अपनी अवस्था को ठोस अवस्था में परिवर्तित कर ले, वो क्या कहलाएगा? हिमांक। और इसका मतलब होता है जम जाना। क्लियर हुआ दोस्तों? बताना क्लियर हुआ? बताओ भाई, आप सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। चलो ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, आ जाओ। जल का जो हिमांक होता है, याद रखना है आपके लिए, ठीक है, नोटेबल पॉइंट है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट रखिएगा। हिमांक जो होता है जल के लिए वो 0 होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जमना शुरू कर देता है। क्या करता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जमना शुरू कर देता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अशुद्धियों की उपस्थिति में हिमांक घट जाता है, जैसा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आ जाओ। अभी ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सब्लिमेशन क्या होता है गुरु? बताना। देखो सब्लिमेशन जो हमारा होता है, अभी तो मैंने आपसे बोला मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर कोई चीज गल के लिक्विड स्टेट में आ जाए, ठोस स्टेट से। लेकिन मैंने आपको फ्रीजिंग बताया, फ्रीजिंग मतलब जो लिक्विड से ठोस अवस्था में आ जाए जिस टेम्परेचर पर। अभी सब्लिमेशन क्या होता है सर? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा। बताना। देखो लिक्विड स्टेट में बिना आए वो सॉलिड से किसमें चेंज हो जाएगा? गैस में हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? जैसे आपका बर्फ है, क्या? बर्फ। तो बर्फ को देखोगे तो ये सॉलिड में है, फिर लिक्विड में आता है, लिक्विड के बाद ये किस में आता है? वेपर में आता है। किस में आता है? वेपर में। अभी देखो क्या हुआ, वेपर में आ गया ना, तो क्या हुआ, फॉलो किया कंडीशन, पहले ठोस से लिक्विड, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। लेकिन जो सब्लिमेशन प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहता है कि कोई भी चीज अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। तो क्या होगा, सम सॉलिड सब्सटेंस ऑन हीटिंग डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द गैस सॉलिड स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड। बिना वो लिक्विड स्टेट में चेंज हुए वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज यानी सब्लिमेट एलिमेंट कहलाते हैं, तथा यह प्रक्रम हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप दैट। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया होगा आप सभी को। चलो आ जाओ। ठीक है ना, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए, बताओ आगे बढ़ा जाए। चलो, जैसे आपके पास यहाँ देखोगे तो नौसादर है। नौसादर क्या है भाई? बताना। सर ये नौसादर क्या होता है? सर नौसादर को हम लोग NH4Cl बोलते हैं, अमोनिया क्लोराइड बोलते हैं। नौसादर को क्या बोलते हैं? अमोनिया क्लोराइड NH4Cl बोलते हैं।
ठीक है। कपूर हो गया जिसको कैम्फर बोला जाता है, कपूर देखो ना रहता है सॉलिड में, क्या होता है सॉलिड में, लेकिन वो डायरेक्टली जब जलेगा तो गैसेस स्टेट पर, तो जिस टेम्परेचर पर वो क्या हो जाए भाई, चेंज हो जाए सॉलिड से गैसेस स्टेट में, वो हमारा कहलाएगा भाई क्या, सब्लिमेशन पॉइंट। लेकिन ये प्रोसेस हमारा सब्लिमेशन कहलाएगा जिस प्रोसेस के द्वारा हुआ। आयोडीन, आयोडीन को हम लोग आई से प्रेजेंस करते हैं, क्या आयोडीन को हम लोग आई से प्रेजेंस करते हैं। इसका यूज जानते हो कहाँ किया जाता है, नमक में यूज किया जाता है। पहले जब नमक में आयोडीन का यूज नहीं किया जाता था तो जानते हो क्या होता था, देखोगे पहले के व्यक्तियों के गले पे एक बड़ा सा, यहाँ पे देखोगे बड़ा सा, ठीक है, हो जाता था गले पे, एक बीमारी होती थी। तो वो क्या होता था, इसकी कमी की वजह से, आयोडीन की कमी की वजह से, बोलते हैं लोग ना आयोडीन युक्त नमक खाओ, मतलब आयोडीन उसमें मिला होना चाहिए। तो अभी जितने नमक आते हैं आयोडीन मिले होते हैं, ठीक है ना। चलो, तो भाई ये सारी चीजें किसके एग्जाम्पल्स थे, ये आपके सब्लिमेशन के थे, ठीक है ना। चलो, ये तो आपकी हो गई। अभी द्रव्य की अणुगतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, द्रव्य की अणुगतिक सिद्धांत के बारे में। काइनेटिक मॉलिक्यूलर, क्या भाई, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्य अत्यंत छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। द्रव्य मतलब भाई देखो ये जो है अत्यंत छोटे कणों से मिलकर के बना होगा। अत्यंत छोटे कणों से मिलकर के बना होना मतलब ये किसी ना किसी छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर के बना होगा कि नहीं बना होगा, बिल्कुल बना होगा सर। तो कहना का मत, इसके कहने का मतलब है जो आपका द्रव्य अणुगतिक सिद्धांत है, ये कहता है कि हर एक मैटर जो हमारा है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। तो जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और इन कणों को अणु यानी मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अभी समझ गए आप क्या मैंने आपसे बोला, कि जो हमारा मैटर होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। क्या, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और इनको मॉलिक्यूल्स बोला जाता है जिनसे ये मिलकर के बने हुए हैं। समझ में आया, बोलिए क्या बोलते हैं भाई, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। चलिए आइए आगे चला जाए। और क्या कहता है कि एक ही द्रव्य के समस्त अणु सभी प्रकार से गुणधर्मों में समान होते हैं। यानी एक ही द्रव्य के, यानी कि इस रिमोट को, इस बॉटल को बनने के लिए जिस मॉलिक्यूल्स का यूज हुआ होगा वे सभी मॉलिक्यूल्स आपस में प्रॉपर्टी को समान रख रहे होंगे। बताओ, रख रहे होंगे कि नहीं भाई, वो सभी मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, अपनी प्रॉपर्टी को समान रख रहे होंगे, एक ही प्रकार के प्रॉपर्टी रखे होंगे मॉलिक्यूल्स, तब ना इसका निर्माण हुआ होगा। बताओ, तभी ना ये बना। तो एक ही द्रव्य के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसमें सेम होते हैं भाई, अपनी प्रॉपर्टी में, जबकि उनका जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, विभिन्न द्रव्यों के, उनका जो, जबकि विभिन्न द्रव्यों के अणु अलग अलग द्रव्य, यानी इसका द्रव्य और इसका द्रव्य। तो भाई इससे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इस बॉटल के मॉलिक्यूल्स और इस बॉटल के, इन दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टी होंगे ना। बताओ, होंगे कि नहीं अलग अलग प्रॉपर्टी। बॉटल के मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी, इसकी मॉलिक्यूल्स की कुछ प्रॉपर्टी अलग होगी। तो अलग अलग मैटर्स के जो अणु के गुणधर्म होंगे वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। द्रव्य के अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है, द्रव्य के अणुओं के मध्य कुछ क्या होता है, रिक्त स्थान। अभी मान लो रिमोट आपका छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है, क्या बना रहा हूं ऊपर, ठीक है। अभी मिलकर के ऐसे ऐसे बना हुआ है, लेयर बाय लेयर ऐसे ही मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, ध्यान देना भाई, लेयर बाय लेयर इसी तरीके से आपके मॉलिक्यूल्स जुड़ करके किसी भी मैटर का निर्माण करते हैं। अभी इसका निर्माण करने में देखोगे तो इसके बीच में थोड़ा सा आपको गैप देखने को मिलेगा। क्या भाई, गैप, इम्पटी प्लेस देखने को मिल रहा है ना। ये जो इम्पटी प्लेस है ना, क्या है, ये जो रिक्त स्थान है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक, क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक स्थान बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर प्लेस बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। क्या भाई, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। तो अंतरा अणुक जो आपका स्थान है वो क्या है भाई, अणुओं के बीच की दूरी है, जिस दूरी पे वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, ठीक है ना। चलो, इंट्रा मॉलिक्यूलर आपको समझ में आ गया। तो ये जो इम्पटी स्पेस है इस मॉलिक्यूल्स के बीच में, वही हमारा अंतरा अणुक स्थान होता है। समझ गए, आ जाओ नेक्स्ट क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण। अभी यहां से पढ़ने वाले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के क्लासिफिकेशन क्या है, देखना, रासायनिक संगठन एंड कंपोजिशन के आधार पर द्रव्यों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। किस किस
भागों में वर्गीकृत किया गया, ध्यान से देखना चला। जो हमारा मैटर होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, पहला प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। मिक्सचर को हम लोग इम्प्योर बोलते हैं, मिक्सचर को इम्प्योर। भाई वो कई चीजों का मिक्स है तो प्योर कैसे हुआ? प्योर मतलब किसी का मिक्स ना हो, अपने आप में एकदम प्योर हो, ठीक है। तो देखो प्योर सब्सटेंस आपका, और एक इम्प्योर जिसको मिक्सर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? मिक्सर बोलेंगे, ठीक है। अभी प्योर सब्सटेंस हमारा दो भागों में डिवाइड किया जाता है, किसमें किसमें भाई? एलिमेंट और कंपाउंड में। किसमें? एलिमेंट और कंपाउंड में। और मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सभी को एक एक करके भी बता रहा हूं। एलिमेंट फिर से तीन भागों में डिवाइड होता है, किसमें किसमें भाई? एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में डिवाइड होता है, ठीक है। आ जाओ देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि शुद्ध पदार्थ हमारा क्या होता है। सबसे पहले क्या बात करेंगे भाई? शुद्ध पदार्थ हमारा क्या होता है। तो शुद्ध पदार्थ हमारा क्या होता है, ध्यान से देखना आप सभी लोग, ठीक है। देखो चलो, शुद्ध पदार्थ हमारा क्या होता है? वे पदार्थ जिनके रासायनिक संगठन निश्चित होते हैं। क्या भाई? वे पदार्थ जिनके रासायनिक संगठन यानी जो इनके केमिकल कॉम्बिनेशन है ना, वो क्या होते हैं भाई? वो आपके फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। उसको बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को मैंने बोला किसमें भाई? एलिमेंट में डिवाइड होगा और यौगिक में। सबसे पहले एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन है, ध्यान से देखना चला, जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को H2 लिखते हो नहीं? बोलो। क्लोरीन को Cl2 लिखते हो नहीं? लिखते हो? लिखते हो। तो देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। हाइड्रोजन को बता रहा हूं, ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, हो गया। ये बॉन्डिंग है, इसी तरीके से मिलके H2 बनता है। तो दो हाइड्रोजन है, देखो ये भी हाइड्रोजन, ये भी, यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिल करके जब बनेंगे तो उसको एलिमेंट बोलेंगे। मतलब हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। अभी देखो, ये तो हो गया एलिमेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट हमारा क्या होता है, ठीक है। यौगिक, यौगिक क्या होता है? जो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने, यानी अलग अलग दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से। जैसे हाइड्रोजन आपका मैंने बताया था ना, तो अभी H2 देख लो। H2 क्या हमारा भाई? इसको हम लोग जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं सर। अभी यहाँ पे CO2 है सर, CO2 को क्या बोलेंगे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा, ध्यान से देखना, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा है, इसको अगर आप लोग देखोगे तो इसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रकार के हैं, कार्बन ऑक्सीजन दो प्रकार के हैं ना, अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के बना। तो अलग अलग परमाणु से जब मिलकर के बनेंगे तो उसको हम लोग यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे बेटा? यौगिक बोलेंगे। तो आपको अभी ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। आ जाओ, ये तो आपको मैंने बता दिया एलिमेंट क्या होता है। चलो आ जाओ, ये हो गया। अभी पृथ्वी पर पाए जाने वाले, देखना, ये तो हो गया, ठीक है, एलिमेंट हो गया ना। चलो, एलिमेंट के बाद अगर मैं आपसे बात करूं, एलिमेंट के बाद अगर मैं आपसे बात करूं, तो एलिमेंट के बाद आता है, देखो एलिमेंट हमारा दो भागों में डिवाइड है, आपको पता है कि नहीं? एलिमेंट हमारा दो भागों, मैंने आपको बताया था एलिमेंट दो भागों में, एलिमेंट तीन भागों में डिवाइड है। किसमें किसमें? धातु, अधातु और उधातु। धातु क्या होता है? जिसमें धात्विक चमक हो, ध्यान से सुनना, इन विच मेटेलिक लस्टर होना चाहिए, धात्विक चमक होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी चाहिए एंड हीट कंडक्टर होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रिसिटी और हीट का एक गुड कंडक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुड कंडक्टर होना चाहिए। और साथ ही में साथ उसमें धात्विक चमक होनी चाहिए और मेटेलिक साउंड भी होने चाहिए, यानी धात्विक उसमें क्या होनी चाहिए? ध्वनि होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी उस पे किसी चीज से मारो तो टन टन की आवाज आती है, वो क्या है? मेटेलिक साउंड है। क्या है? मेटेलिक साउंड है, ठीक है। उसमें से एक चमक निकलती, जैसे स्टील का आप लोग देखे होंगे, स्टील का नाइफ, चमक उसमें से निकलती है। वो क्या होना चाहिए? उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करनी चाहिए। अगर उसको गर्म करें तो गर्म भी होना चाहिए। गर्म होने का मतलब क्या है भाई? कि अगर मैं यहाँ गर्म कर रहा हूं तो वो धीरे धीरे पूरे बॉडी को गर्म कर ले,
ठीक है, तो वो गुड कंडक्टर आपका माना जाएगा। तो धातु की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो आपका धातु कहलाएगा। अधातु क्या होगा कि जो इसमें प्रॉपर्टी थी इसमें ना रहे, मतलब चमक नहीं होगी, चमक नहीं होगी, उसके बाद इसमें क्या होगा, विद्युत और उष्मा का क्या होगा भाई, ये गुड कंडक्टर नहीं होगा, साथ ही में साथ इसके पास मेटेलिक साउंड भी नहीं होगी, ठीक है ना, क्या होगी, साथ ही में साथ इसके पास मेटेलिक साउंड भी नहीं होगी। चलो अभी बात करते हो उपधातु। उपधातु क्या है भाई, उपधातु धातु और अधातुओं के बीच की प्रॉपर्टी रखने वाले होते हैं। क्या, धातु और अधातुओं के बीच के गुणों को रखते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, धातु और अधातुओं के बीच का गुण रखते हैं, ये होते हैं हमारे उपधातु, यानी क्या होते हैं भाई, ये मेटोलॉइड होते हैं। क्या होते हैं, मेटोलॉइड। सब्सटेंस सब्सटेंस पोसेस प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों के बीच के जब ये गुण रखते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व और उनकी कुछ प्रतिशतता है, ये आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ में, आप लोग देख करके लर्न भी कर लेना। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, अभी इधर से आपको विजिबल होगा, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो आपका भूपटल है ना, क्या है, भूपटल यानी पृथ्वी पर 49.9% पाया जाता है, एल्यूमिनियम 7.3, कैल्शियम 3.2, पोटेशियम 2.3, इसी तरीके से सिलिकॉन 26, लोहा आपका जो है वो क्या है भाई 4.1 है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और अदर एलिमेंट्स हो गए। तो इनकी पृथ्वी पर किस मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी क्या है, एक चार्ट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ में दिलवा दूंगा, ठीक है। चलो अभी मानव शरीर में तत्वों की प्रतिशत संख्या क्या है, कि किस तत्व का मानव शरीर में कितना ज्यादा हिस्सा है। ऑक्सीजन इतना परसेंट होता है यानी 65%, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2, फास्फोरस 1, पोटेशियम 0% में है, ठीक है, सब उसके बाद सभी 0 में है। तो आप लोग इन सभी को देख लेना, ठीक है, इससे कहीं एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इतना सारा नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना। चलो अभी द्रव्य पदार्थों में होने वाले परिवर्तन की बात करते हैं। जो हमारा द्रव्य पदार्थ है उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखना, पदार्थों में दो प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फिजिकल परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजिंग, दूसरा केमिकल चेंजिंग होता है, ठीक है। तो कितने प्रकार के, दो टाइप्स के पदार्थों में परिवर्तन होते हैं, एक आपका फिजिकल होगा, दूसरा केमिकल होगा। फिजिकल आपका जो चेंजिंग होता है वो मेनली क्या होता है, अपनी पूर्व अवस्था में, यानी जो उसका पहले की अवस्था होता है उस अवस्था में वापिस आ सकता है। बोले तो क्या, अगर हमने उसको क्या किया भाई, जल से बर्फ बनाया और बर्फ से फिर जल बन जाएगा, वेपर, जल से वेपर बनाया, वेपर से फिर से जल बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल। तो जो हमारा फिजिकल चेंजेज होता है ना, उसमें परिवर्तन जो होता है पदार्थों में, वो फिर से उसी रूप में आपके वापस आ जाता है, उसकी जो गुणधर्म होती है वह पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाती है। तो दो चेंजेज इन विच द देयर इज अ टेम्परेरी चेंजेज, इसमें एक टेम्परेरी चेंजेज होता है, क्या भाई, टेम्परेरी चेंजेज होता है, ठीक है ना। क्या होता है, टेम्परेरी चेंजेज होता है, परमानेंट नहीं, परमानेंट मतलब वो फिर से अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपका फिजिकल चेंजेज आपको समझ में आ गया। जैसे आप देखोगे तो यहाँ सॉलिड स्टेट में, जबकि देखो उनके भार तथा रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहते हैं। क्या होते हैं, उनके भार और रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ देखो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट तीनों दिया गया है, ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें रासायनिक संगठन तथा गुणधर्म अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते, यानी उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, एक नया सब्सटेंस का निर्माण भी होगा। क्या होगा, एक नया सब्सटेंस का निर्माण भी होगा रासायनिक परिवर्तन में, यानी केमिकल चेंजेस में। तो दो चेंजेज इन विच द केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज परमानेंटली, वो क्या होगा, परमानेंटली चेंज हो जाएगा। किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी हो गया, कंपोजिशन हो गया, यानी संगठन हो गया, ये पूरी तरीके से परमानेंटली चेंज हो जाएगा और एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, वो आपका केमिकली चेंजिंग कहलाता है। जैसे दूध से दही बनना, क्या भाई, दूध से दही बनना क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाता है आपका कौन सा चेंजिंग भाई, ये आपका कहलाएगा केमिकली चेंजिंग। अब दही से दूध तो बना नहीं पाओगे, नहीं ना बनेगा, तो आपका केमिकली चेंजिंग होगा। जैसे आप देखोगे यहाँ मोमबत्ती जल रही है, तो मैग्नीशियम, मोमबत्ती जलना भी आप क्या है भाई, देखो
मैग्नीशियम के तार का जलना क्या है? केमिकली चेंजिंग। दूध से दही बनना क्या है? केमिकली चेंजिंग है। मोमबत्ती का जलना क्या है? केमिकली चेंजिंग है। जंग का लगना क्या है? केमिकली चेंजिंग है। रस्टिंग जिसको बोलते हैं, क्या? रस्टिंग, जंग लगना। अभी आगे मैं आपको वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा, रस्टिंग बताऊंगा, रस्टिंग किस किस टाइप का होता है, किस कलर का होता है, किस पे कौन सी कलर की रस्टिंग लगती है, सारी चीजों को बताऊंगा। ठीक है, तो इतना सारा चीज आपको याद हो जाना चाहिए। आ जाओ, अभी क्या बात करते हैं हम लोग, तत्वों का मुख्य स्रोत भूपर्पट यानी अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट हमारा क्या है? तत्वों का एक मुख्य स्रोत है, मेन सोर्स है भाई, यहीं से आपके जितने भी तत्व हैं वो पाए जाते हैं। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है, ध्यान से सुनना, एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तत्व में ऑक्सीजन है। अभी देखो, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बहुत तगड़े कंफ्यूज होते हो उसमें तुम लोग, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनना। तत्व में अधातु की बात की जा रही है, तत्व में किसकी बात की जा रही है? अधातु। जब भी अधातु की बात होगी तत्व में, तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाएगा, अधातु में ऑक्सीजन पाया जाएगा। लेकिन जब भी धातु की बात की जाएगी कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु भूपर्पटी में पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए मेरे चेला? एल्यूमिनियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एल्यूमिनियम होना चाहिए। क्लियर? बोलो। जब धातु की बात होगी तो एल्यूमिनियम, अधातु की बात होगी तो ऑक्सीजन। सबसे अधिक अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं। आर अंडरस्टैंडिंग बडी? बताओ, क्लियर है ना? बोलो। तो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, क्या है? सबसे ज्यादा ये अबंडेंट मेटल की बात कर रहा है, पाया जाने वाला धातु है। ठीक है, अधातु की बात करेगा तो ऑक्सीजन आपको बोल देना है। चलो, अशुद्ध पदार्थ अथवा मिश्रण। अब हम लोग बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ की। अभी तो हमने क्या बात किया? शुद्ध, प्योर सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे थे, अभी अशुद्ध शुरू होता है। अशुद्ध बोले तो मिक्सर। ये क्या होता है? वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में, क्या होता है भाई? मिला देने पर वे मिश्रण कहलाते हैं। किसी भी अनुपात में उनको अगर मिला दिया जाता है, जैसे आप देखोगे, ठीक है, आपको मैंने बोला चावल, ठीक है, क्या बोले? चावल बोले, और मैंने आपको बोल दिया कंक्रीट। कोई भी गिट्टी हुआ, बालू हो, कुछ भी मिला दो, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? उसका कोई एक निश्चित अनुपात नहीं है। क्या भाई? कोई भी उसका एक निश्चित अनुपात नहीं है। अगर निश्चित अनुपात में क्या करोगे भाई, नहीं मिलाओगे, तो आपका क्या कहलाएगा भाई? वो अशुद्ध है आपका। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस जब अभी आपको पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो अगर किसी अनुपात में हम लोग मिला देते हैं, किसी एक अनुपात में, अब वो अनुपात कैसा होना चाहिए, निश्चित होगा, अनिश्चित होगा, वो तो बाद में देखेंगे। अभी अगर वो किसी भी रेशियो में अगर आप उसको मिला देते हो ना, तो आपका क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण में देखोगे, चीनी और नमक का मिश्रण हो गया क्या? चीनी और नमक का मिश्रण। ठीक है, चीनी और नमक को मिलाओगे तो किसी रेशियो में ही मिलाओगे, तो क्या कहलाएगा? आपका एक मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? सबसे पहला अगर मैं आपसे बात करूं मिश्रण कौन सा प्रकार होता है, तो एक होमोजीनियस होता है, दूसरा हेट्रोजीनियस होता है। क्या? एक होमोजीनियस होगा और दूसरा हेट्रोजीनियस होगा। अगर मैं होमोजीनियस की बात करूं, होमो मतलब क्या होता है? समान। होमो मतलब क्या होगा बेटा? समान होगा। समान बोले तो क्या? होमोजीनियस में आप जब मिलाओगे उनको किसी अनुपात में ना, तो उनके जो गुणधर्म होंगे, प्रॉपर्टी होंगे, वो समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। और मैं तुमको दिखाता हूँ। होमोजीनियस की भी बात कर रहा हूँ। होमोजीनियस में मैंने क्या मिलाया, देखना, शुगर और वाटर दोनों चीजों को जब मिलाया तो बनेगा क्या? हमारा शरबत बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्युबल लिक्विड। शरबत बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अभी मैंने तुमसे बोला बेटा जरा एक बात बताना, ये शरबत जो मैंने बनाया वो तुम्हें दिया चेक करने के लिए, बोला एक स्पून तुम ऊपर से उठाना, एक स्पून इसके नीचे बॉटम वाले से उठाना, और बताओ दोनों में कौन ज्यादा मीठा है। तो आप चेक करके बोलोगे सर ऊपर वाला भी उतना ही मीठा है जितना मीठा नीचे वाला। यानी इसकी जो प्रॉपर्टी है, क्या है? वो सेम है, यानी हर जगह उसके कंपोजिशन समान है, हर जगह वो समान तरीके से घुला हुआ है। तो जब वह क्या होगा, हर जगह समान तरीके से एक ही रेशियो में घुला होगा, एक ही रेशियो में मिक्स होगा, तो हमारा समांगी मिश्रण कहलाएगा। तो जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन, कंपोजिशन एक जैसा होगा, वो क्या होगा भाई? समांगी मिश्रण कहलाएगा। ऐसा तो नहीं ना बोलोगे सर ऊपर वाला ज्यादा मीठा लग रहा है, नीचे वाला कम मीठा लग रहा है, ऐसा तो नहीं ना बोलोगे बेटा? बताओ, ऐसा तो होगा नहीं। तो अभी आपको होमोजीनियस समझ में आ गया होगा, आई होप डैट। ठीक है, अभी बात करते हैं हेट्रोजीनियस की। किसकी बात करते हैं? हेट्रोजीनियस की।
आ जाइए, आपके पास ये चीनी चीनी और जल का आपके पास ये क्या है, होमोजीनियस का एक आपके पास एग्जांपल है। हेटेरोजीनियस की अगर मैं बात करूं तो किसी द्रव्य के प्रत्येक भाग का जो संगठन होगा वो एक जैसा नहीं होगा। जैसे आप तेल को और पानी को मिलाओगे ना तो तेल का लेयर ऊपर हो जाएगा और पानी वाला लेयर नीचे। क्यों? एक चीज आप लोग जान लो, जो ऑयल्स होते हैं वो हल्के होते हैं पानी से। क्या होते हैं? ऑयल्स जो होते हैं वो पानी से हल्के होते हैं, तो ये पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। तो अब देखो ये पानी के ऊपर अलग दिखाई देता है, आपको पता होगा, थोड़ा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो पानी के ऊपर अलग होगा और ये नीचे वाटर होगा, तो ये एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, किसी भी रेशियो में फिक्स तरीके से मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सर कहलाएगा। इसके जो आल कंपोजिशन होंगे ना वो सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, तो बोलेंगे क्या, इसको हेट्रोजीनियस मिक्सर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। समझ में आया? बोलो। चलो अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, अभी नेक्स्ट क्या है, जैसे बालू और रेत का मिश्रण। बालू रेत का मिश्रण जो होगा उसको तुम अलग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी जितना आपके पास क्वेश्चन बनने वाला था मैंने करवा दिया, अब बस आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रह गया, तो जल्दी से फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, शुरू करते हैं। ठीक है, जितना पढ़ा है उसी थ्योरी से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? आप लोग बताएंगे, क्या वो फिजिकली चेंज है? बताइएगा, क्या वो फिजिकली चेंजेज है या एसिडिक एल्कलाइन है या केमिकल है? कौन सा? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप क्या करो भाई, दूध से दही बना दो, दही से फिर से दूध बना दो, तो बनेगा? नहीं बनेगा। तो जिसके कंपोजिशन यानी किसी भी ऐसे चेंजेस जिसमें वो क्या हो भाई, एक नया सब्सटेंस बना दे, यानी उसके जो केमिकली प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाए पूरे तरीके से, हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या भाई आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है भाई, एक केमिकली चेंजेज है, दूध से दही बनना। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं गुरु, आ जाओ। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। भाई जब ठोस अवस्था रहेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डेंस, सघन यानी डेंस तरीके से क्या होते हैं भाई, मिक्स होते हैं, बधे हुए होते हैं। तो उसकी गतिज अवस्था पूछ रहा है, काइनेटिक स्टेट पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। बताओ भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो स्टेबल एक जगह है? क्या है? जब वो एक जगह स्टेबल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? बताओ, बोलो, जल्दी बोलना भाई। कौन सी? हाँ, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? जल्दी बताओ, फटाफट बताना। बताओ भाई। हाँ देखो, गैस के अणुओं से अधिक होगी क्या? द्रव के अणुओं से अधिक होगी, या गैस के अणुओं से बराबर होगी, या द्रव के अणुओं से कम होगी? आपको पता है ना कि देखो, ठोस के बाद ही लिक्विड आता है, ये तो आपको पता होगा कि ठोस के बाद बोले तो सॉलिड, बोले तो सॉलिड के बाद आपका लिक्विड आता है, और इस लिक्विड के बाद ही आपका क्या आता है भाई, गैसियस स्टेट आता है। यानी इसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा डेंस, उसके बाद इसके, उसके बाद इसके होते हैं ना। तो देखो, पूछा क्या होगा ठोस अवस्था में अणु की गतिज ऊर्जा, तो द्रव के अणुओं से कम गतिज ऊर्जा होती है। क्या? द्रव के अणुओं से कम। भाई गैस के अणुओं से अधिक थोड़ी ना होगा, गैस के अणुओं से अधिक हो जाएगा तो गैस स्टेट में रहेगा ही नहीं, ठोस स्टेट में नहीं रहेगा भाई। द्रव के अणुओं से अधिक, द्रव से अधिक होगा तो गैसेस स्टेट में पहुंच जाएगा, गैस के अणुओं के बराबर तो क्या हो जाएगा, गैसेस स्टेट में हो जाएगा। द्रव के अणुओं से कम होता है ठोस का, तो क्या बोलोगे सर, गैस के अणुओं से कम होता है ठोस का। तो आंसर आपका कौन सा निकल के आना चाहिए भाई, बताना कौन सा आंसर निकल के आना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अंतराणु बल अधिक होता है किसमें होगा भाई? बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें अधिक होगा? बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें अधिक होगा? तो जो सबसे ज्यादा डेंस बना हुआ है, किसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा डेंस होते हैं? सॉलिड के। किसके होते हैं भाई? सॉलिड के होते हैं सर। तो सॉलिड आपका क्या होगा, इज द करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ? बताना। चलो यहाँ पे, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? बताना। उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे चला? बताना।
उसी को बोलेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, चलो आ जाओ, कौन सा सही होगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलना, समझ रहे हो ना, उबलना। बॉयल मतलब क्या होता है, उबलना। तो जिस जिस टेम्परेचर पर कोई भी द्रव उबलने लगेगा और उसका जो वाष्प दाब होगा, इस प्रेशर का जो हमारा वाष्प दाब होगा वेपर का, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो वही पॉइंट हमारा कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिस ताप पर वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और उसी ताप पर क्या होता है, वायुमंडलीय ताप के बराबर होता है। चलो, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में होगी, क्या होगी। कोई पदार्थ है, उसका टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, तो उसके जो अणु होंगे उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, उनकी ऊर्जा बस पूछा है, ठीक है, उनके अणुओं की ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित होगी, कम होगी, या पहले पहले कम होगी फिर बढ़ेगी, बताना क्या होगी भाई, उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा। अब तुम्हें मैं बताओ, अभी देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हम, तुम जैसे ठंड की मौसम है, ठंड के मौसम में कहीं अगर आग तुमको मिल जाए तो जाके हाथ सेकने लगोगे, लेकिन जब वही आग हद से ज्यादा हो जाती है तुम दूर भागने लगते हो। क्यों, क्योंकि तुमको टेम्परेचर मिला, तो तुम्हारी एनर्जी में इंक्रीमेंट आया, क्या आया, इंक्रीमेंट आया, और तुम वहां से भागोगे। ठीक है, क्या होगा, भागोगे। ऐसे ही क्या होते हैं भाई, पदार्थ के अणु भी होते हैं, जब टेम्परेचर दिया जाता है तो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होने लगते हैं, उनके पास एनर्जी आ जाती है, भागने की क्षमता आ जाती है, तो क्या होगी, उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी। क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी, समझ लेना। चलो आ जाओ, निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है, यौगिक को कौन प्रदर्शित करेगा भाई, शहद व नमक, दूध पानी, शहद पानी, या पानी और साबुन। कौन सा है जो यौगिक को क्या करेगा भाई, प्रदर्शित करेगा। आप लोग फटाफट आंसर करेंगे, आंसर आप लोग के रुके हुए हैं, जल्दी बताइएगा क्या होगा, कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी बताइए। यौगिक, यौगिक बोले तो मैं क्या आपसे बोला था, कंपाउंड ना। कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बना होता है। बताओ, जैसे आपके पास यहाँ देखोगे पानी, हम्म, पानी देखो H2O से मिलकर के बना होता है, दो या दो से अधिक। ऐसे ही साबुन आपका ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है, किससे, ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल से मिलकर के बनाता है, और वसा, ग्लिसरॉल और वसा से मिलकर के ये बनता है। ठीक है ना, तो साबुन आपका क्या है, ये आपका एक क्या है, कंपाउंड है। तो क्या है भाई, ये एक कंपाउंड है, इन दोनों में दोनों क्या है, कंपाउंड है। आपको समझ में आ गया होगा। आओ, नेक्स्ट क्या है भाई, निम्नलिखित में से मिश्रण का क्या है, मिश्रण की बात करूं तो इसमें मिक्सचर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो मिक्सचर में देखोगे तो चाक, धोने का सोडा यानी धावन सोडा जिसको बोलते हैं, वायु, ये क्या मिश्रण है, बोलो। चाक तो नहीं होगा, चाक एक ही प्रकार से मिलकर के बना होता है। ठीक है, क्या भाई, चाक एक ही प्रकार से, वायु अलग अलग। तो सभी को बताना है जो सभी क्या हो भाई, आपस में मिश्रण हो। जैसे यहाँ दूध देखोगे तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तूतिया, ये एक ही प्रकार से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ग्लूकोज, दूध, संगमरमर। ठीक है, लेकिन पीतल और वायु, इस्पात और दूध देखोगे तो इनमें क्या है, एक समानता देखने को, समानता मतलब तो इन ये सभी अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बना है, उसको बोलेंगे मिश्रण। क्या बोलेंगे, मिश्रण। पीतल मतलब पिताजी, ध्यान से याद करने का तरीका लिख रहा हूं, देखना। पीतल, पीतल मतलब पिताजी, पी से पीतल। अरे भाई मिट जाओ, ठीक है, यहाँ पे देखना, पिता जी, ये याद कर लो, पिता जी। पी से पीतल, ती से मतलब त से तांबा, क्या भाई, तांबा। जे से जिंक। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पीतल बनता है। क्या बनता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पीतल बनता है। तो पिताजी मतलब पीतल, तांबा और जिंक से मिलकर के बनेगा, तो क्या होगा, पीतल बन गया। वायु को मैंने बताया कई सारे का गैसों का मिश्रण। इस्पात क्या होता है, ये लोहे और निकिल का मिक्सर होता है। इस्पात मतलब स्टील, स्टील जो होता है लोहा और निकिल दो चीजों को मिक्स करके बनाया जाए।
दूध आपका वसा से मिलकर के बना होता है, वाटर से, और कुछ अलग चीजें होती हैं जो आपका दूध मिलकर के बना होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ा जाए, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? मैंने बताया तत्व जो होगा सर्वाधिक मात्रा में, यहाँ देखो ये नहीं बोला है धातु अधातु, कुछ नहीं बोला है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है ना, भूपर्पटी में अगर बोलूं तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अंतराणु बल नगण्य होता है किसमें? बताओ। सॉलिड स्टेट में होता है सर। किसमें? सॉलिड स्टेट में। आपको पता है ना कि सॉलिड स्टेट में उनके इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि एक दूसरे से डेंस तरीके से जुड़े होते हैं, बहुत सघन तरीके से। तो उनमें स्पेस बहुत कम होता है, निग्लिजिबल होता है। ठीक है, द्रव में थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसके बाद गैस में तो पूरा ज्यादा होता है। जानते हो, जहां स्पेस मिलेगा फैलता चला जाता है। ठीक है, चलो। निम्न पदार्थ में ऊर्ध्वपातज कौन सा है? बताना। मैंने आपसे बताया, एक बताया था क्या भाई? बताओ। कैम्फर बताया था, नौसादर बताया था, आयोडीन बताया था ना। इसका जो फार्मूला होता है NH4Cl होता है नौसादर का। ठीक है, और यही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। क्या है भाई? यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्या होगा? क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है? कांच, प्लास्टिक, रबड़, शर्करा, कौन सा क्रिस्टलीय ठोस होगा? जल्दी आप लोग बताएं, आंसर आप लोग का रुकना नहीं चाहिए। बताइए कौन सा इसमें से क्रिस्टलीय ठोस होगा? बताइए कौन सा क्रिस्टलीय ठोस होगा, जल्दी बताइए। ठीक है ना, देखिए आप लोग देखेंगे तो इसमें क्रिस्टलीय ठोस आपका क्या होगा भाई? शक्कर होगा, प्लास्टिक होगा, रबर होगा, कांच होगा। इसमें से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस होगा? बताइए। एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, देखो ये जो नौसादर है, ठीक है, ये तो सही था यार। कहाँ गया भाई? अंतरा अणु बल नगण्य होता है, यहाँ ध्यान देना आप लोग। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई? देखो ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। अंतरा अणु बल नगण्य मतलब निग्लिजिबल होना चाहिए, यानी उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स जीरो होना चाहिए। तो किसमें होता है ये? गैसों में होता है। गैसों में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा लगने लगा तो क्या हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। लेकिन अगर निग्लिजिबल है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है भाई? निग्लिजिबल है, तो किसमें होगा आपका? वो गैसेस स्टेट में होगा। ठीक है, किसमें होगा? गैसेस स्टेट में। ठीक है, चलो। तो किसमें होगा भाई? गैसेस स्टेट में। तो गैसेस स्टेट आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अभी इसमें क्या आप बोलोगे? बताओ, इसमें आप लोग क्या बोलोगे बेटा? बोलो, इसमें आप लोग क्या बोलोगे? क्रिस्टलीय ठोस इसमें से कौन सा होगा? कांच होगा, या प्लास्टिक होगा, रबर होगा, या शर्करा होगा? कौन सा होगा भाई? शर्करा आपका क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय मतलब क्रिस्टल लाइन और एमॉर्फस सॉलिड जो होता है, ये आपके सिलेबस में उतना डिटेल नहीं है, वरना आपको पढ़ा देता है, इंटर में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाने का कारण एक ही होता है, ऊपर से प्रेशर, नीचे नीचे से टेम्परेचर। आप लोग को पता होगा, प्रेशर और टेम्परेचर पड़ने पे माथा ज्यादा गर्म होता है। तो क्या होगा? जब आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर दोनों मिलेगा, ठीक है, क्या होगा? प्रेशर और टेम्परेचर, तो जब जल का क्वथनांक बढ़ जाए, गलत। जल का क्वथनांक कम हो जाए, गलत। दाब स्थिर रहे, गलत। कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए देखो क्या होता है, कुकर प्रेशर में खाना पकने का जल्दी जल्दी क्या होता है? जल का क्वथनांक जो होगा वो बढ़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट उसकी बढ़ेगी। क्या होगी? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। साथ ही में साथ उसमें क्या होता है? प्रेशर भी इंक्रीज होता है। क्या होता है? प्रेशर भी इंक्रीज होता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। इसमें प्रेशर आप लोग ऐड कर लेना। ठीक है ना, क्या कर लेना? प्रेशर आप लोग जल्दी से जल्दी इसको ऐड कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, आ जाओ। द्रव्य क्या है? गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका, गैस द्रव्य की वह अवस्था है, द्रव्य की कौन सा अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, गलत। आयतन निश्चित होगा, आकार अनिश्चित, गलत।
दोनों ही अनिश्चित होते हैं ना, तो कौन सा होगा? आयतन अनिश्चित, आकार स्थिर, गलत। आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? दोनों अनिश्चित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा, भाई देखो सॉलिड स्टेट में बताना, उसके मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा होगी क्या? काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? नहीं भाई, मूव ही नहीं कर पा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? लेकिन जैसे पिघलेगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो क्या होगी? घटती है? नहीं। बढ़ती है? बताओ। हाँ, क्या होगा ये? इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है। भूगर्भ यानी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, अभी देखो ध्यान सुनो, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु पूछा है, और जब धातु पूछेगा तो आपको एल्यूमिनियम आंसर करना है, और जब अधातु पूछेगा तो आप, ठीक है। नौसादर और नमक को पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है किसके द्वारा? प्रभाजी, क्रिस्टल, ऊर्ध्वपातज द्वारा, किसके द्वारा बताओ? नौसादर और नमक को, नौसादर और नमक को किसके द्वारा अलग किया जाता है? देखो, नौसादर और नमक आपस मिलाओ, उसको क्या करेंगे? गर्म करो। गर्म करने से आपको पता है नौसादर तुरंत भाप बनकर के उड़ जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन नमक वैसे ही रहेगा, तो नमक आपका अलग हो जाएगा, नौसादर अलग। किस प्रोसेस द्वारा? ऊर्ध्वपातज द्वारा, सब्लिमेशन की क्रिया द्वारा। समझ में आया क्या? बताओ, समझ में आया? निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है भाई? जल का निर्माण, कोयले का जमना, दूध का सड़ना, कोयले का जलना, दूध का सड़ना, वाष्प का बनना। वाष्प का बनना जो है भाई, देखोगे तो वाष्प का फिर से पानी में फॉर्मेशन हो सकता है। वाष्प से पानी, पानी से वाष्प बनना, ये फॉर्मेशन चलता रहेगा, लेकिन जल का निर्माण, कोयले का जलना, दूध का सड़ना, ये आपका क्या है भाई? रासायनिक परिवर्तन। पूछा रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? ये तो रासायनिक नहीं है, फिजिकल है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोगों के लिए ये क्लास एंड होती है यहीं पे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन इससे बनने वाला था, जो भी एमसीक्यू बनने वाले थे, हर एक चीजों को मैंने क्लियरिटी के साथ आपको बताया। ठीक है, जो भी डाउट्स होगा वो मैं आपसे क्लास में शेयर करता रहूंगा। आई होप डेट आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का इस कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अच्छा से आप लोग पढ़ के बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को जय